मैंने सोचा था कि मैं दुनिया को एक टूटा हुआ भारत दिखाऊंगा, एक ऐसा देश जहां सड़कों पर सिर्फ धूल है, लोगों के चेहरों पर भूख है और हर तरफ सिर्फ शोर ही शोर है। मेरी जेब में कैमरा था और दिमाग में एक बनी बनाई कहानी। मुझे पूरा यकीन था कि मैं यहां आऊंगा, कुछ गरीबों की तस्वीरें लूंगा, टूटी हुई सड़कों को दिखाऊंगा और पूरी दुनिया को बताऊंगा कि देखो, भारत आज भी कितना पिछड़ा हुआ है। मुझे लगा था कि 9 मिनट की एक फिल्म बनाऊंगा और पश्चिमी दुनिया में इनाम जीतूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो 9 मिनट मेरी पूरी जिंदगी बदल देंगे। मुझे नहीं पता था कि जिसे मैं गरीब समझ रहा था वो असल में संस्कारों और दिल का सबसे अमीर देश निकलेगा। आज जब मैं ये शब्द लिख रहा हूं तो मेरा सिर शर्म से झुका हुआ है। मैंने भारत को कैमरे से देखने की कोशिश की, लेकिन भारत ने मुझे आईना दिखा दिया। यह कहानी मेरी नहीं, यह कहानी उस भ्रम की है जिसमें मैं और मेरे जैसे न जाने कितने विदेशी लोग जीते हैं। मैं एक पत्रकार हूं, मेरा काम है सच दिखाना, लेकिन 20 साल के मेरे करियर में मैंने वही सच दिखाया जो दुनिया देखना चाहती थी। और दुनिया क्या देखना चाहती है? भारत के सपेरे, भारत की झुग्गियां या गंदे नाले। बचपन से हमें यही सिखाया गया था, टीवी पर, अखबारों में, किताबों में। मेरे दिमाग में भारत की एक ही तस्वीर थी, भीड़, पसीना और धोखा। जब मेरे बॉस ने मुझे भारत जाने का काम सौंपा तो मैंने हंसते हुए अपने साथियों से कहा था, जा रहा हूं उस देश का असली चेहरा बेनकाब करने। कितना बड़ा अहंकार था मेरा। आज सोचता हूं तो खुद पर हंसी आती है और रोना भी। हवाई जहाज ने जब उड़ान भरी तो मैंने अपनी नोटबुक में लिखा, सीन नंबर 1, हवाई अड्डे पर गंदगी और भिखारियों की भीड़। मैंने अपने कैमरामैन से कहा, तैयार रहना, जैसे ही हम उतरेंगे हमें अराजकता मिलेगी। लोग हमारा सामान छीनने की कोशिश करेंगे, टैक्सी वाले हमें लूटने के लिए घेरे लेंगे। हमें वो डर और वो घबराहट अपने कैमरे में कैद करनी है। मेरे साथी भी हंस रहे थे। हम एक शिकारी की तरह जा रहे थे जो शिकार की तलाश में था, लेकिन हमें क्या पता था कि हम एक ऐसी धरती पर कदम रखने जा रहे थे जिसे देवभूमि कहा जाता है। विमान जब दिल्ली की जमीन को छूने वाला था तो मैंने खिड़की से बाहर देखा। मुझे उम्मीद थी कि नीचे अंधेरा होगा या बेतरतीब मकान होंगे, लेकिन नीचे रोशनी का एक समुद्र था। जगमगाती हुई सड़कें किसी सुनहरी नदी की तरह बह रही थीं। मैंने सोचा, शायद यह सिर्फ ऊपर से अच्छा लग रहा है, असली भारत तो नीचे उतरकर दिखेगा। विमान रुका, हम बाहर निकले और यहीं मुझे मेरा पहला झटका लगा। मैं जिस गंदे और पुराने हवाई अड्डे की कल्पना कर रहा था वो कहीं नहीं था। मेरे सामने एक विशाल, चमकदार और बेहद खूबसूरत इमारत थी। फर्श इतना साफ था कि आप उसमें अपना चेहरा देख सकें। दीवारों पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां और भारत की संस्कृति को दर्शाती हुई कलाकृतियां थीं। वहां एक अजीब सी शांति थी। कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई शोर नहीं। लोग कतार में खड़े थे। सब कुछ इतना व्यवस्थित था कि एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं शायद गलत देश में उतर गया हूं। क्या यह वही भारत है जिसके बारे में BBC और CNN पर हम खबरें देखते हैं? मैंने अपनी आंखों को मला। मेरे कैमरामैन ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में भी वही सवाल था। बॉस, यह तो हमारे देश के हवाई अड्डों से भी बेहतर लग रहा है, उसने धीरे से कहा। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। यह सिर्फ दिखावा है, मैंने मन ही मन खुद को समझाया। यह विदेशियों को मूर्ख बनाने के लिए बनाया गया है। असली भारत तो बाहर गेट के उस पार मेरा इंतजार कर रहा है। मैं इमिग्रेशन काउंटर की तरफ बढ़ा। मेरे मन में एक और पूर्वाग्रह था, सरकारी कर्मचारी। मुझे बताया गया था कि भारत में सरकारी काम का मतलब है देरी, रिश्वत और बदतमीजी। मैं अपना पासपोर्ट लेकर खड़ा हो गया, चेहरे पर थोड़ा गुस्सा और झुंझलाहट लाकर, ताकि अगर वो मुझसे कोई सवाल करे तो मैं उसे दिखा सकूं कि मैं एक बड़ा पश्चिमी पत्रकार हूं। लेकिन काउंटर पर बैठे अधिकारी ने मेरी तरफ देखा, हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, भारत में आपका स्वागत है। उसकी मुस्कान में कोई बनावटीपन नहीं था। वो एक मशीनी मुस्कान नहीं थी जो हम पश्चिम में दुकानों पर देखते हैं। उसमें एक अपनापन था। उसने मेरे कागजात देखे, बहुत ही कुशलता से काम किया और पासपोर्ट वापस देते हुए कहा, आशा है आपकी यात्रा शुभ होगी। अतिथि देवो भव। मुझे उस समय इस मंत्र का मतलब नहीं पता था, लेकिन उसके कहने के अंदाज ने मेरे अंदर की दीवार पर एक हल्की सी खरोंच लगा दी थी। इतनी विनम्रता एक सरकारी अधिकारी में। मैंने अपना सामान लिया और बाहर की तरफ चल दिया। अब आएगा असली मजा, मैंने अपने कैमरामैन को कहा। अब हम उस भीड़ में जाएंगे जहां हमें लूटा जाएगा। हम बाहर निकले।
दिल्ली की हवा ने हमारा स्वागत किया। हाँ, भीड़ थी, लोग थे, लेकिन वो अराजकता नहीं थी जिसकी मुझे तलाश थी। लोग अपने परिजनों का इंतजार कर रहे थे, परिवारों के मिलन हो रहे थे। एक बूढ़ी मां अपने बेटे को गले लगा रही थी, एक पिता अपनी बेटी का सिर चूम रहा था। वो दृश्य कैमरे के लिए मसाला नहीं था, वो शुद्ध प्रेम था। लेकिन मुझे प्रेम नहीं चाहिए था, मुझे मसाला चाहिए था। मैं टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ा। मुझे पक्का यकीन था कि अब टैक्सी वाले मुझे घेर लेंगे, मेरे बैग खींचेंगे और 2 गुना किराया मांगेंगे। मैंने अपना कैमरा ऑन कर दिया, खुफिया तरीके से, ताकि मैं उनकी ठगी को रिकॉर्ड कर सकूं। मैं एक पीली और काली टैक्सी के पास गया। ड्राइवर एक बुजुर्ग सरदार जी थे। उनकी सफेद दाढ़ी थी और सिर पर एक रंगीन पगड़ी। उनकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे समझ नहीं आई। मैंने अकड़ कर पूछा, होटल ताज जाना है, कितना पैसा लोगे? मीटर नहीं चलेगा, मुझे पता है तुम लोग क्या करते हो। मैं उससे लड़ने के लिए तैयार था। मैं चाहता था कि वो मुझसे बहस करे ताकि मैं रिकॉर्ड कर सकूं कि भारत में पर्यटक सुरक्षित नहीं है। सरदार जी ने मेरी तरफ शांत नजरों से देखा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस कार का दरवाजा खोला और बड़े सम्मान से बोले, साहब जी अंदर बैठिए, मीटर से चलेंगे। जो सरकार ने तय किया है वही लेंगे, न 1 रुपया ज्यादा न 1 कम। मैं सन्न रह गया। क्या कोई मोल भाव नहीं, कोई बहस नहीं? मैंने फिर से कोशिश की, देखो मुझे घुमाकर मत ले जाना, मुझे रास्ते पता है। मैंने झूठ बोला। सरदार जी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी ड्राइविंग सीट संभाली। सरदार जी पीछे मुड़कर देखा और बोले, साहब आप हमारे मेहमान हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ईमानदारी की कमाई में ही बरकत होती है। मैं आपको धोखा देकर अपनी कमाई में जहर नहीं घोलूंगा। आप आराम से बैठिए। गाड़ी चल पड़ी। मैं पीछे की सीट पर बैठा हुआ, अपने हाथ में कैमरा पकड़े हुए, अपने ही ख्यालों में उलझा हुआ था। खिड़की के बाहर दिल्ली दौड़ रही थी। चौड़ी सड़कें, ऊंचे फ्लाईओवर, मेट्रो ट्रेनें जो सांप की तरह शहर के ऊपर दौड़ रही थीं। यह वो भारत नहीं था जिसे मैंने फिल्मों में देखा था। यह एक नया भारत था जो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। लेकिन मेरा अहंकार अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। यह तो बस शहर का हिस्सा है, मैंने सोचा। यह सब अमीरों का इलाका है, असली भारत तो अभी भी भूखा और नंगा है। मैंने ड्राइवर से बात करने की कोशिश की ताकि कुछ ऐसा बुलवा सकूं जो मेरे एजेंडे में फिट बैठे। काफी गरीबी है यहां, है ना? मैंने पूछा। लोगों को खाने को नहीं मिलता होगा? सरदार जी ने रियर व्यू मिरर में मेरी तरफ देखा। उनकी आवाज गंभीर हो गई। साहब, गरीबी तो हर देश में है। जहां इंसान है वहां दुख है। लेकिन हमारे यहां गरीबी का मतलब लाचारी नहीं है। हमारे यहां कोई भूखा नहीं सोता। हमारे गुरुद्वारों में, मंदिरों में रोज लाखों लोग खाना खाते हैं। कोई अमीर हो या गरीब, सब एक पंगत में बैठकर खाते हैं। क्या आपके देश में ऐसा होता है? उनका सवाल मेरे सीने में चुभ गया। मेरे देश में हम बचा हुआ खाना कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन बेघर लोगों को नहीं खिलाते। मेरे देश में लोग अकेलेपन से मर जाते हैं और पड़ोसियों को पता नहीं चलता। और यहां यह टैक्सी वाला मुझे मानवता का पाठ पढ़ा रहा था। मैं चुप हो गया। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। होटल पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। सरदार जी ने मीटर दिखाया। किराया बहुत कम था, मेरी उम्मीद से कहीं कम। मैंने उन्हें कुछ पैसे ज्यादा देने की कोशिश की, टिप के तौर पर। ये रख लो, मैंने कहा, एक अमीर पश्चिमी होने के अहंकार के साथ। सरदार जी ने हाथ जोड़ लिए। नहीं साहब, इसकी जरूरत नहीं है। बस आप मेरे देश के बारे में अच्छा सोचें, यही मेरी टिप है। उन्होंने पैसे लौटा दिए और अपनी गाड़ी लेकर चले गए। मैं होटल की लॉबी में खड़ा उस जाते हुए टैक्सी को देखता रहा। मेरे हाथ में वो पैसे थे जो उसने लेने से मना कर दिए थे। वो सिर्फ कागज के टुकड़े लग रहे थे। उस साधारण से ड्राइवर ने, जिसे मैं अनपढ़ और लालची समझने की भूल कर रहा था, मुझे जीवन का एक ऐसा पाठ पढ़ा दिया था जो मैंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में नहीं सीखा था। उसने मुझे सिखाया कि अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, संस्कारों में होती है। मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरा शरीर थका हुआ था, लेकिन मेरा दिमाग अशांत था। मैं यहां एक शिकारी बनकर आया था, लेकिन पहले ही दिन मैं शिकार बन गया था, अपनी ही सोच का शिकार। मैंने खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी। दूर कहीं से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। वो आवाज कानों को नहीं, रूह को छू रही थी। मैंने अपना लैपटॉप खोला और आज के दिन की फुटेज देखने लगा। मैंने क्या रिकॉर्ड किया था? एक शानदार हवाई अड्डा,
एक विनम्र अधिकारी, एक ईमानदार ड्राइवर और एक आधुनिक शहर। मेरे पास नफरत फैलाने के लिए कोई मसाला नहीं था। मेरे बॉस ये फुटेज देखकर गुस्सा होंगे। वो कहेंगे, ये क्या कचरा है, मुझे सपेरे चाहिए, मुझे गंदे नाले चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं, झूठ कैसे दिखाऊं? उस रात मुझे नींद नहीं आई। एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या मैं गलत था? क्या वो सब झूठ था जो मैंने आज तक सुना था, या फिर यह सिर्फ एक संयोग था? हो सकता है कल मुझे वो असली गंदा भारत मिल जाए जिसकी मुझे तलाश है। मैंने खुद से वादा किया कि कल मैं शहर के अंदरूनी हिस्सों में जाऊंगा। वहां मुझे जरूर कुछ ऐसा मिलेगा जो मेरी कहानी को सही साबित करेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आने वाला कल मेरे लिए और भी बड़े झटके लेकर आने वाला था। मुझे नहीं पता था कि मैं भारत की सिर्फ चमक धमक ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से टकराने वाला हूं। एक ऐसी आत्मा जो हजारों सालों से जीवित है और जो मेरे जैसे अहंकारी इंसान को घुटनों पर लाने की ताकत रखती है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मेरी आंख खुल गई। कल की घटनाओं ने मेरे मन में जो सवाल पैदा किए थे, मुझे उनके जवाब चाहिए थे। मैंने अपना कैमरा उठाया, कुछ पुरानी जीन्स और एक साधारण शर्ट पहनी ताकि मैं भीड़ में घुल मिल सकूं। आज मेरा निशाना नई दिल्ली की वो चमक धमक नहीं थी जिसे मैंने कल देखा था। आज मुझे पुरानी दिल्ली जाना था। मैंने सुना था कि असली भारत वहीं बसता है, तंग गलियों में, पुराने मकानों में और भीड़ भाड़ वाले बाजारों में। मेरे मन में फिर से वही पुराना अहंकार जाग उठा था। मैंने सोचा, कल तो शायद मेरी किस्मत खराब थी जो मुझे वो सब अच्छा दिख गया। आज पुरानी दिल्ली की गंदगी और गरीबी को मेरे कैमरे से कोई नहीं बचा पाएगा। मैं होटल से निकला और एक ऑटो रिक्शा लिया। जैसे जैसे हम पुरानी दिल्ली के करीब पहुंच रहे थे, नजारा बदल रहा था। सड़कों पर भीड़ बढ़ रही थी, कहीं मसालों की खुशबू आ रही थी तो कहीं फूलों की। शोर इतना था कि कान सुन्न हो जाएं। मैंने मन ही मन मुस्कुराया। हाँ, यही है वो जगह, यही है वो अराजकता जिसे मैं ढूंढ रहा था। मैंने ऑटो वाले को एक संकरी गली के बाहर रुकने को कहा। गली के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं। बिजली के तार ऊपर जाल की तरह लटके हुए थे। दुकानें इतनी पास पास थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, रिक्शा वाले चिल्ला रहे थे। मैंने अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। देखो, मैं अपने मन में बोल रहा था, देखो दुनिया वालों, ये है भारत का असली सच। यहां लोग कैसे जानवरों की तरह एक दूसरे से सटकर जी रहे हैं। मुझे लगा मुझे मेरी कहानी मिल गई है। चलते चलते मुझे प्यास लगी। मेरी नजर सड़क किनारे बैठे एक चाय वाले पर पड़ी। उसकी दुकान क्या थी, बस एक छोटा सा ठेला था। उसके कपड़े पुराने थे, जगह जगह से फटे हुए। उसके पैरों में चप्पल भी टूटी हुई थी। वो एक बड़े से पतीले में चाय उबाल रहा था और पसीने से लथपथ था। मैंने सोचा, परफेक्ट, यह आदमी मेरी डॉक्यूमेंट्री का चेहरा बनेगा। इसकी गरीबी पश्चिमी दर्शकों का दिल दहला देगी। मैं उसके पास गया। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। उसके दांत पान से लाल थे, लेकिन मुस्कान में एक अजीब सी चमक थी। साहब, चाय? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। उसने एक मिट्टी के कुल्हड़ में मुझे अदरक वाली चाय दी। मैंने चाय की चुस्की ली। स्वाद अद्भुत था, लेकिन मेरा ध्यान स्वाद पर नहीं, अपनी कहानी पर था। चाय पीते हुए मैंने उससे पूछा, दिन भर में कितना कमा लेते हो? घर चल जाता है? मैं चाहता था कि वो रोए, अपनी दुख भरी कहानी सुनाए। उसने हंसते हुए कहा, साहब, ऊपर वाले की कृपा है और मोदी जी की मेहरबानी है। भूखे नहीं सोते, बस इतना काफी है। मुझे उसका जवाब समझ नहीं आया। मैंने जेब में हाथ डाला। मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, सिर्फ 2000 का एक बड़ा नोट था। मुझे पता था कि अब तमाशा होगा। इस गरीब आदमी के पास इतने बड़े नोट के खुले नहीं होंगे। मुझे लगा अब वो गिड़गिड़ाएगा या मुझे किसी और दुकान पर खुले कराने के लिए दौड़ाएगा। यह भी एक अच्छा सीन होगा। भारत की मुद्रा समस्या। मैंने वो बड़ा नोट उसकी तरफ बढ़ाया। मेरे पास खुले नहीं है, मैंने कहा। उसने नोट देखा, फिर मेरी तरफ देखा। साहब, इतना बड़ा नोट तो सुबह सुबह किसी के पास नहीं होगा, उसने कहा। फिर उसने अपने ठेले पर रखे एक छोटे से गत्ते के बोर्ड की तरफ इशारा किया, जिस पर एक अजीब सा चौकोर चित्र QR कोड बना था। आपके पास फोन है ना, तो स्कैन कर दीजिए। मैं सन्न रह गया। क्या मैंने सही सुना? यह आदमी जो फटे हुए कपड़े पहने हैं, जो सड़क किनारे धूल में चाय बेच रहा है, वो मुझे डिजिटल पेमेंट करने को कह रहा है। मेरे देश में जो खुद को विकसित कहता है, वहां भी कई छोटी दुकानों पर कार्ड मशीन नहीं चलती।
हमें कैश ओनली के बोर्ड दिखते हैं और यहाँ भारत की एक पुरानी तंग गली में एक अनपढ़ दिखने वाला चाय वाला मुझसे कह रहा है, स्कैन कर दीजिए। मैंने अविश्वास के साथ अपना फोन निकाला। मुझे लगा शायद यह काम नहीं करेगा, शायद इंटरनेट नहीं होगा। मैंने कोड स्कैन किया, 20 रुपये टाइप किए और सेंड का बटन दबाया। पलक झपकते ही उस ठेले पर रखे एक छोटे से सफेद डिब्बे साउंड बॉक्स से आवाज आई, पेटीएम पर 20 रुपये प्राप्त हुए। वो आवाज मेरे कानों में किसी धमाके की तरह गूंजी। मेरे हाथ कांपने लगे। यह कैसे संभव है? मैंने उस चाय वाले से पूछा, तुम्हें यह सब चलाना आता है? यह तो बहुत मुश्किल तकनीक है। उसने फिर से वही निश्चल हंसी हंसी। अरे साहब, इसमें क्या मुश्किल है? अब तो सब्जी वाला, मोची, यहां तक कि मंदिर के बाहर बैठा फूल वाला भी यही इस्तेमाल करता है। अब हमें जेब कटने का डर नहीं, हिसाब किताब की चिंता नहीं, पैसा सीधा बैंक में। भारत बदल गया है साहब। आप अभी भी पुराने चश्मे से देख रहे हैं। भारत बदल गया है। उसके ये शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बजे। मैं वहां से आगे बढ़ा, लेकिन मेरे पैर भारी हो गए थे। मैं जिस पिछड़ेपन को रिकॉर्ड करने आया था वो मेरी आंखों के सामने भविष्य बनकर खड़ा था। जिस तकनीक को अपनाने में पश्चिमी देशों को सालों लग गए, उसे भारत के आम आदमी ने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। मैं ख्यालों में खोया हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं रास्ता भटक गया हूं। गलियां एक जैसी दिख रही थीं। गूगल मैप्स भी उन तंग गलियों में काम नहीं कर रहा था। भीड़ का शोर अब मुझे डराने लगा था। मुझे वो कहानियां याद आने लगीं जो मैंने सुनी थीं। विदेशी पर्यटकों को गलत रास्ता बताकर लूट लिया जाता है या सुनसान जगह ले जाकर किडनैप कर लिया जाता है। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने अपना बैग कसकर पकड़ लिया। तभी एक युवक मेरे पास आया। उसकी उम्र मुश्किल से 20 साल होगी। उसने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। एक्सक्यूज मी सर, आप खोए हुए लग रहे हैं, उसने अंग्रेजी में पूछा। मेरा शक तुरंत जाग गया। यही है वो ठग, मैंने सोचा। अब यह मुझे गाइड करने के बहाने पैसे मांगेगा या किसी दुकान पर ले जाएगा। मैंने रूखेपन से कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। लेकिन वो लड़का गया नहीं। सर, यह जामा मस्जिद का पिछला इलाका है। यहां भूल भुलैया है। आपको बाहर मेन रोड पर जाना होगा। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूं। मैं न चाहते हुए भी उसके पीछे चल पड़ा। मेरा हाथ मेरी जेब पर था जहां मेरा बटुआ था। हम 10 मिनट तक गलियों में चलते रहे। वो लड़का मुझसे बातें करता रहा। उसने बताया कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और पार्ट टाइम अपने पिता की दुकान पर बैठता है। हम चंद्रयान के बारे में बहुत उत्साहित हैं। उसने कहा, भारत अब चांद पर है सर। उसकी आंखों में जो गर्व था वो बनावटी नहीं हो सकता था। आखिरकार हम मेन रोड पर आ गए। शोरगुल और खुली सड़क देखकर मेरी जान में जान आई। अब वक्त था भुगतान का। मुझे पता था कि अब वो पैसे मांगेगा। मैंने अपना बटुआ निकाला और 500 रुपये का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। धन्यवाद, ये तुम्हारी गाइड फीस, मैंने कहा। उस लड़के के चेहरे का रंग बदल गया। उसने के पीछे हटते हुए हाथ जोड़ लिए। सर, आप क्या कर रहे हैं? मैंने यह पैसों के लिए नहीं किया। अरे रख लो, मैंने जोर दिया। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। उसने मेरी आंखों में देखा और एक ऐसी बात कही जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। सर, हमारे देश में मेहमान को भगवान माना जाता है। अगर मैं किसी भगवान को रास्ता दिखाने के पैसे लूं तो ऊपर वाला मुझे माफ नहीं करेगा। आप हमारे देश आए, यही हमारे लिए गर्व की बात है। जय हिंद। वो मुड़ा और भीड़ में कहीं खो गया। मैं हाथ में 500 का नोट लिए सड़क के बीचों बीच मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। आसपास गाड़ियां हॉर्न बजा रही थीं, लेकिन मुझे सिर्फ सन्नाटा सुनाई दे रहा था। मेरा पश्चिमी दिमाग, जो हर चीज को लेन देन और मुनाफे के तराजू में तौलता था, आज भारत के संस्कारों के आगे बौना साबित हो गया था। मुझे अचानक अपने ऊपर घिन आने लगी। मैं यहां इन लोगों को गरीब, लालची और पिछड़ा हुआ साबित करने आया था, लेकिन पिछले 24 घंटों में मुझे ईमानदारी, तकनीक और निस्वार्थ सेवा के ऐसे उदाहरण मिले थे जो मेरे अपने विकसित देश में दुर्लभ थे। थककर मैं सड़क किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे बनी सीमेंट की बेंच पर बैठ गया। मेरा कैमरा मेरे बैग में भारी लग रहा था। मुझे लग रहा था कि यह कैमरा झूठ का एक पुलिंदा है। मैंने अपना सिर हाथों में थाम लिया। क्या मैं अब तक एक झूठ जी रहा था? क्या वो सब कुछ गलत था जो मैंने किताबों में पढ़ा था? तभी मेरे बगल में एक बुजुर्ग आकर बैठे। उन्होंने सफेद धोती और कुर्ता पहना था। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी आंखें शांत और गहरी थीं, जैसे कोई पुरानी झील। उन्होंने मेरी तरफ देखा
और अपनी जेब से एक भुट्टा मक्का निकाला जिसे वो खा रहे थे। उन्होंने उसे तोड़कर आधा मेरी तरफ बढ़ाया। खाओगे बेटा, भूख लगी होगी। मैंने उन्हें देखा। मैं एक विदेशी, वो एक साधारण भारतीय बुजुर्ग। हम दोनों के बीच भाषा, रंग और संस्कृति की दीवार थी। लेकिन उस एक पल में वो दीवार गिर गई। मैंने कांपते हाथों से वो भुट्टा ले लिया। उस साधारण से भोजन में जो स्वाद था वो किसी 5 स्टार होटल के खाने में नहीं था, क्योंकि उसमें स्नेह मिला हुआ था। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखकर कहा, परेशान लगते हो, भारत को समझने की कोशिश कर रहे हो? मैं चौंक गया। आपको कैसे पता? मैंने टूटी फूटी हिंदी में पूछा। वे मुस्कुराए। जो भी यहां दिमाग से आता है वो परेशान हो जाता है। भारत को दिमाग से नहीं, दिल से देखा जाता है बेटा। तुम चश्मे के ऊपर से देख रहे हो, चश्मा उतार कर देखो। यहां गरीबी है, हां है, लेकिन यहां दिलों में जो अमीरी है वो तुम्हें दुनिया के किसी खजाने में नहीं मिलेगी। उनकी बातें मेरे दिल में उतर गईं। चश्मा उतार कर देखो, यही तो मेरी गलती थी। मैं अपने पूर्वाग्रहों का चश्मा पहने हुए था। उस शाम जब मैं वापस अपने होटल के कमरे में पहुंचा तो मैं एक बदला हुआ इंसान था। मैंने अपना कैमरा मेज पर रखा और आईने में खुद को देखा। मेरी आंखों में अब वो शिकारी वाली चमक नहीं थी, उसकी जगह एक खालीपन था, एक पछतावा था। मैंने अपना लैपटॉप नहीं खोला, मुझे फुटेज देखने की हिम्मत नहीं थी। मैं बालकनी में गया और दिल्ली के आसमान को देखने लगा। मुझे समझ आ गया था कि मेरी पुरानी स्क्रिप्ट अब कूड़ेदान में जाने लायक है। मैं भारत की गंदगी दिखाने आया था, लेकिन भारत ने मुझे मेरी ही गंदगी दिखा दी थी, मेरे विचारों की गंदगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मुझे अभी भी लगा कि शायद यह सब शहर तक सीमित है। असली भारत तो गांवों में है। क्या वहां भी यह बदलाव पहुंचा है, या वहां अभी भी वो पुराना जाति पाति में जकड़ा पिछड़ा हुआ समाज है? मेरे अंदर का पत्रकार अभी भी पूरी तरह से हारा नहीं था। उसने मुझे एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। कल मैं गांव जाऊंगा, मैंने तय किया। शहर से दूर किसी सुदूर गांव में। वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि गांव में मेरा जो अनुभव होने वाला था वो मेरे बचे खुचे अहंकार को भी जलाकर राख कर देगा और मुझे हमेशा के लिए इस देश का प्रेमी बना देगा। अगले दिन की शुरुआत एक नई यात्रा के साथ हुई। मैंने शहर की चकाचौंध को पीछे छोड़ दिया था। मेरे दिमाग में अब भी वही पुराना कीड़ा कुलबुला रहा था। शायद शहर बदल गए होंगे, लेकिन भारत की असली सच्चाई तो उसके गांवों में है। वहां आज भी वही पुरानी धूल, वही अशिक्षा और वही लाचारी होगी। मैंने एक किराए की गाड़ी ली और ड्राइवर से कहा, मुझे किसी ऐसे गांव ले चलो जो शहर से बहुत दूर हो, जहां पर्यटकों की भीड़ न हो। ड्राइवर ने सिर हिलाया और गाड़ी को हाईवे से उतारकर एक पक्की सड़क पर मोड़ दिया। रास्ते भर मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। मुझे उम्मीद थी कि जैसे जैसे हम शहर से दूर जाएंगे, सड़कें खराब होती जाएंगी, गड्ढे होंगे, धूल के गुबार होंगे। लेकिन मैं गलत था। जिस सड़क पर हम चल रहे थे वो किसी मखमल की तरह बिछी हुई थी। दोनों तरफ हरे भरे खेत लहलहा रहे थे। सरसों के पीले फूल हवा में झूम रहे थे, जैसे वो मेरा स्वागत कर रहे हों। मैंने ड्राइवर से पूछा, यह सड़क, यह गांव तक जाती है? उसने गर्व से जवाब दिया, साहब, यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। अब भारत का हर गांव पक्की सड़क से जुड़ा है। अब किसान को मंडी जाने के लिए बैलगाड़ी का इंतजार नहीं करना पड़ता। वो अपनी फसल सीधा शहर भेज सकता है। हम गांव पहुंचे। मेरे सामने मिट्टी के टूटे फूटे घर नहीं थे, बल्कि पक्के मकान थे। हर घर के बाहर सफाई थी, नालियां ढकी हुई थीं, बिजली के खंभे हर गली में खड़े थे। मैं गाड़ी से उतरा। एक अजीब सी शांति थी यहां। शहर का शोर नहीं था, लेकिन एक अलग तरह की ऊर्जा थी। मैं खेतों की तरफ बढ़ा। मुझे लगा वहां मुझे कोई गरीब किसान मिलेगा जो अपनी किस्मत को कोस रहा होगा। तभी मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी, भिन्न भिन्न भिन्न, जैसे कोई बहुत बड़ी मधुमक्खी हो। मैंने ऊपर देखा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। नीचे हरे खेत थे और ऊपर हवा में एक ड्रोन मानवरहित विमान उड़ रहा था। वो खेत के ऊपर मंडरा रहा था और कुछ छिड़काव कर रहा था। मैंने अपनी आंखों को मला। क्या मैं सपना देख रहा हूं? भारत के एक दूर दराज गांव में ड्रोन। यह तकनीक तो मेरे देश के कई किसान भी अभी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। ड्रोन को नियंत्रित कर रहा था एक नौजवान। उसने धोती और कुर्ता पहना हुआ था, लेकिन उसके हाथ में एक रिमोट कंट्रोलर था। मैं उसके पास गया। यह क्या है? मैंने पूछा। उसने रिमोट से नजर हटाए बिना जवाब दिया, यह हमारा नया साथी है साहब। पहले कीटनाशक छिड़कने में पूरा दिन लगता था, शरीर खराब होता था, जहर सांस में जाता था।
अब यह काम मिनटों में हो जाता है। और यह सिर्फ छिड़काव नहीं करता, यह हमें यह भी बताता है कि फसल की सेहत कैसी है, कहां पानी की जरूरत है। उसने ड्रोन को नीचे उतारा और मेरी तरफ देखा। आप लोग सोचते हैं कि भारतीय किसान अनपढ़ है ना? लेकिन हम अब सिर्फ हल नहीं चलाते, हम तकनीक भी चलाते हैं। हम अपनी मिट्टी को मां मानते हैं और अब विज्ञान की मदद से हम अपनी मां की बेहतर सेवा कर रहे हैं। उसकी बातों में जो आत्मविश्वास था, उसने मुझे निरुत्तर कर दिया। मैं वहां दुख बेचने आया था, लेकिन मुझे वहां गर्व मिला। वहां से आगे बढ़ते हुए मैं गांव के आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र के पास से गुजरा। मैंने सोचा, चलो वर्सलकार के पास बंदुना। मैंने कहा, यहां तो जरूर कुछ कमी मिलेगी। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में तो दुनिया भर में मजाक बनता है। मैं अंदर गया। वहां कुछ महिलाएं बैठी थीं। वे रंग बिरंगी साड़ियों में थीं। सिर पल्लू से ढका हुआ था, लेकिन उनके हाथों में थालियां नहीं बल्कि टैबलेट कंप्यूटर थे। एक महिला, जिसकी उम्र शायद 50 के आसपास होगी, अपनी उंगलियों से स्क्रीन पर कुछ टाइप कर रही थी। मैंने पास जाकर झांका। वो गांव के हर बच्चे और गर्भवती महिला का डेटा अपडेट कर रही थी। किसका वजन कितना है, किसे टीका लगा है, किसे पोषण आहार मिला है। आपको यह चलाना आता है? मैंने आश्चर्य से पूछा। उस महिला ने अपना चश्मा ठीक करते हुए मेरी तरफ देखा। क्यों साहब, आपको लगता है कि साड़ी पहनने वाली औरतें अनपढ़ होती हैं? यह पोषण ट्रैकर है। इसके जरिए हमें पता चलता है कि हमारे गांव का कोई बच्चा कमजोर तो नहीं है। अब रजिस्टर काले करने का जमाना गया। अब सब कुछ ऑनलाइन है। दिल्ली में बैठी सरकार को भी पता है कि आज हमारे गांव के रामू ने खाना खाया या नहीं। मैं अवाक था। यह वो नारी शक्ति थी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पश्चिम में हम महिला सशक्तिकरण पर बड़ी बड़ी सेमिनार करते हैं, लेकिन यहां भारत के एक छोटे से गांव में ये महिलाएं चुपचाप क्रांति ला रही थीं, बिना किसी शोर शराबे के। दोपहर हो गई थी। भूख और थकान ने मुझे घेर लिया था। मैं एक पेड़ की छांव में खड़ा था। तभी एक बुजुर्ग वहां से गुजरे। उनके हाथ में एक लाठी थी और चेहरे पर सफेद मूंछें। उन्होंने मुझे देखा और रुक गए। बेटा, परदेसी लगते हो? उन्होंने पूछा। जी, मैंने जवाब दिया। धूप बहुत तेज है और भूख भी लगी होगी। चलो घर चलो, 2 रोटी खा लो। मैं हिचकिचाया। नहीं नहीं, मुझे आपको तकलीफ नहीं देनी, मैंने कहा। मैं जानता था कि पश्चिमी दुनिया में हम किसी अजनबी को अपने घर के अंदर नहीं बुलाते। खाना खिलाना तो दूर की बात है। बुजुर्ग ने हंसते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे, इसमें तकलीफ कैसी? हमारे यहां कहते हैं अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान का रूप होता है। अगर भगवान दरवाजे पर आए और भूखा चला जाए तो यह हमारा पाप होगा। चलो। उनका स्पर्श इतना अपनापन लिए हुए था कि मैं मना नहीं कर सका। उनका घर छोटा था, लेकिन बेहद साफ। गोबर से लिपा हुआ आंगन था जिसमें तुलसी का पौधा लगा था। उनकी पत्नी, एक बूढ़ी दादी मां, ने मुझे देखा और तुरंत अपनी जगह से उठ गईं। उन्होंने मुझे खाट चारपाई पर बैठने को कहा। थोड़ी ही देर में मेरे सामने स्टील की थाली में खाना आ गया। मक्के की रोटी, सरसों का साग, गुड़ और घर का बना सफेद मक्खन, और साथ में छाछ का एक बड़ा गिलास। खाइए, दादी मां ने कहा। शहर जैसा होटल का खाना तो नहीं है, लेकिन प्यार से बनाया है। मैंने पहला निवाला तोड़ा। जैसे ही मैंने उसे मुंह में रखा, एक अजीब सा स्वाद मेरी जुबान पर फैल गया। यह मसालों का स्वाद नहीं था, यह मिट्टी की खुशबू थी। यह उस प्यार का स्वाद था जिससे वह बनाया गया था। मैं खाता गया। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कब खाया था। शायद कभी नहीं, क्योंकि मेरे देश में हम पेट भरने के लिए खाते हैं, यहां लोग तृप्त करने के लिए खिलाते हैं। खाना खाते खाते मैंने उन बुजुर्ग से बातें की। मैंने देखा कि घर में टीवी भी है, फ्रिज भी है। काफी बदलाव आया है गांव में, मैंने कहा। बुजुर्ग ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा, हाँ बेटा, बदलाव तो आया है। पहले बिजली आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। पहले पानी के लिए औरतों को मीलों चलना पड़ता था, अब नल से जल आता है। सरकार ने हमें शौचालय दिया, गैस सिलेंडर दिया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब हमें अपनी आवाज सुनाई देती है। अब हमें लगता है कि हम भी इस देश का हिस्सा हैं। खाना खाने के बाद मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले। मैंने सोचा, इन्होंने मुझे खाना खिलाया है, मुझे कुछ तो देना चाहिए। मैंने कुछ नोट उनकी तरफ बढ़ाए। यह आपके लिए, खाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने मेरे हाथ को धीरे से पीछे धकेल दिया। ये क्या कर रहे हो साहब?
उनकी आवाज में हल्का सा दर्द था। हमने दुकान नहीं खोली है, हमने अपना धर्म निभाया है। क्या कोई अपने भाई को खाना खिलाने के पैसे लेता है? लेकिन मैंने कहना चाहा। नहीं बेटा, उन्होंने मुझे रोका। लक्ष्मी धन आने जाने वाली चीज है, लेकिन संबंध और इंसानियत यह ही असली कमाई है। तुम परदेश से आए हो, हमारे घर का अन्न खाया, यही हमारे लिए बहुत है। बस अपने देश जाकर यह मत कहना कि भारत गरीबों का देश है, कहना कि भारत दिलवालों का देश है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं एक अमीर देश से आया था, मेरे पास क्रेडिट कार्ड थे, बैंक बैलेंस था, लेकिन उस वक्त उस छोटे से घर में मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना गरीब हूं। इन लोगों के पास शायद बैंक में करोड़ों नहीं होंगे, लेकिन इनके पास जो दिल है वो अनमोल है। मैंने अपने पैसे वापस जेब में रख लिए और झुककर उनके पैर छुए। यह संस्कार मैंने फिल्मों में देखा था, लेकिन आज मेरा दिल किया कि मैं इस इंसान के आगे झुकूं। बुजुर्ग ने मेरे सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। वह एहसास, वह किसी पिता के स्पर्श जैसा था। शाम ढल रही थी। गांव के मंदिर से आरती की आवाज आने लगी। घंटियों की टन टन और शंख की ध्वन ने पूरे वातावरण को पवित्र बना दिया। मैं मंदिर की तरफ गया। पूरा गांव वहां इकट्ठा था। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब एक साथ हाथ जोड़े खड़े थे। किसी के चेहरे पर तनाव नहीं था, किसी को कोई जल्दी नहीं थी। सब एक सामूहिक प्रार्थना में लीन थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सब निरोगी हों। मैंने सुना है कि पश्चिम में लोग डिप्रेशन, तनाव के लिए गोलियां खाते हैं। यहां ये लोग एक दूसरे का हाथ थामकर ईश्वर के सामने सिर झुकाकर अपना सारा तनाव मिटा देते हैं। मैंने भी अपने जूते उतारे और एक कोने में खड़ा हो गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। पहली बार, वर्षों में पहली बार मुझे अपने अंदर एक शांति महसूस हुई। मेरे दिमाग का शोर बंद हो गया। मुझे लगा जैसे मैं किसी बहुत सुरक्षित जगह पर हूं। आरती के बाद प्रसाद बांटा गया। एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया और अपनी नन्ही हथेलियों में मुझे प्रसाद दिया। उसने मुझे देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे पैसे दूंगा। वो बस अपनी खुशी मेरे साथ बांटना चाहता था। मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे। शहर में प्रदूषण की वजह से तारे नहीं दिखते। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया, लेकिन यहां आकाश हीरों से भरा हुआ लग रहा था। मैंने सोचा, मैं यहां क्या ढूंढने आया था? गंदगी, गरीबी, और मुझे क्या मिला? पवित्रता, समृद्धि और ईश्वर। मुझे अपने पेशे पर शर्म आ रही थी। हम पत्रकार हमेशा ब्रेकिंग न्यूज के पीछे भागते हैं और हमारे लिए बुरी खबर ही अच्छी खबर होती है। हम कभी अच्छाई को खबर नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि अच्छाई टीआरपी नहीं लाती, क्योंकि दुनिया को सिर्फ तबाही देखनी है। मैंने अपना फोन निकाला और अपनी पत्नी को वीडियो कॉल किया। वह लंदन में थी। हे, कैसा चल रहा है तुम्हारा ट्रिप? उसने पूछा। मिल गई गंदगी? बन गई डॉक्यूमेंट्री? मैं कुछ देर चुप रहा। मेरा गला भर आया था। नहीं, मैंने कहा, मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री रद्द कर रहा हूं। क्या? वह चौंक गई। तुम पागल हो गए हो? इतना पैसा खर्च हुआ है। हां, मैं पागल था, मैंने कहा, जो अब तक झूठ को सच मानता रहा। सुनो, मैंने आज जो देखा वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता। भारत गरीब नहीं है, हम गरीब हैं। हमारी सोच गरीब है। हम चीजों की कीमत जानते हैं, लेकिन ये लोग जीवन का मूल्य जानते हैं। मेरी पत्नी चुप थी। उसने मुझे कभी इतना भावुक नहीं देखा था। मैं एक नई फिल्म बनाऊंगा, मैंने कहा, और उसका नाम होगा भारत, विश्व का हृदय, इंडिया, द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं दुनिया को बताऊंगा कि हमें भारत से सीखने की जरूरत है। जीने की कला, प्रेम की कला और देने की कला। मैंने फोन रखा और आसमान की तरफ देखा। शुक्रिया भारत, मैंने धीरे से कहा। मेरी आंखें खोलने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरी यात्रा अभी भी अधूरी थी। मुझे एक और जगह जाना था, एक ऐसी जगह जहां भारत का भूतकाल और भविष्य एक साथ मिलते हैं। मुझे वाराणसी, काशी जाना था। मैंने सुना था कि वो दुनिया का सबसे पुराना शहर है, और वहीं गंगा के किनारे मुझे अपनी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत मिलने वाली थी। मुझे वहां एक ऐसे साधु से मिलना था जो मेरी जिंदगी के आखिरी सवाल का जवाब देने वाला था। आखिर खुशी क्या है? गांव की उस पवित्र मिट्टी की खुशबू को अपने दिल में बसाकर मैं अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ा। वाराणसी, काशी, बनारस, दुनिया का सबसे पुराना शहर, वो शहर जिसके बारे में मार्क ट्वेन ने कहा था कि यह इतिहास से भी पुराना है।
जब मेरी ट्रेन वाराणसी स्टेशन पर रुकी तो मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट थी। अब तक मैंने भारत का शरीर देखा था, उसकी सड़कें, उसकी तकनीक, उसके गांव, लेकिन अब मैं भारत की आत्मा से मिलने जा रहा था। और कहते हैं कि आत्मा से मिलना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको खुद को मिटाना पड़ता है। मैं सीधा घाट की तरफ गया। शाम हो रही थी, सूरज ढल रहा था और गंगा का पानी सोने की तरह चमक रहा था। हजारों सीढ़ियां नदी में उतर रही थीं और उन सीढ़ियों पर लाखों लोग थे, साधु, संत, पर्यटक, बच्चे, बूढ़े। एक अजीब सा कोलाहल था, लेकिन उस शोर में भी एक गहरा सन्नाटा छिपा था। मैंने एक नाव किराए पर ली। नाविक एक बूढ़ा आदमी था जिसका शरीर कसरत किए हुए पहलवान जैसा था। माथे पर चंदन का त्रिपुंड लगा था। उसने धीरे धीरे चप्पू चलाया और नाव गंगा की धारा के बीच में आ गई। साहब, पहली बार आए हो? उसने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। सुना है यहां लोग मरने आते हैं। नाविक हंसा। उसकी हंसी गंगा की लहरों जैसी गहरी थी। साहब, लोग यहां मरने नहीं, तरने आते हैं। पश्चिम में आप लोग मौत को अंत मानते हैं, इसलिए डरते हैं। हम काशी में मौत को मोक्ष मानते हैं, इसीलिए उत्सव मनाते हैं। यहां मौत अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। उसकी बात ने मुझे हिला दिया। मैं मणिकर्णिका घाट की तरफ देख रहा था। वहां कई चिताएं जल रही थीं, आग की लपटें आसमान को छू रही थीं और उसके ठीक बगल में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ लोग नहा रहे थे और कुछ साधु ध्यान लगा रहे थे। जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ, एक ही फ्रेम में। मेरे देश में श्मशान शहर के बाहर ऊंची दीवारों के पीछे छिपा होता है। हम मौत से भागते हैं, लेकिन यहां मौत जीवन के बीचों बीच खड़ी थी और कोई उससे डर नहीं रहा था। साहब, नाविक ने कहा, यह शरीर तो किराए का मकान है, एक दिन खाली करना ही पड़ेगा, तो डरना कैसा? जिसने यह सत्य जान लिया वही असली अमीर है। मैं सन्न रह गया। यह अनपढ़ नाविक मुझे वो दर्शन समझा रहा था जिसे समझने में पश्चिमी दार्शनिकों ने सदियां लगा दी। प्लेटो और सोक्रेटिस की बातें मुझे आज इस गंगा के पानी पर तैरती हुई नाव में समझ आ रही थीं। मैंने अपना कैमरा नीचे रख दिया। इस दृश्य को रिकॉर्ड करना पाप जैसा लग रहा था। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। तभी घाटों पर शंख बजने लगे। आरती का समय हो गया था। दशाश्वमेध घाट पर पुजारियों ने बड़े बड़े पीतल के दीपदान उठाए। आग की लपटें मंत्रों के साथ नृत्य करने लगीं। हर हर गंगे का उद्घोष गूंज उठा। हजारों घंटियां एक साथ बजने लगीं। मैं नाव में बैठा उस दृश्य को देख रहा था। वो सिर्फ एक पूजा नहीं थी, वो ब्रह्मांड के साथ एक संवाद था। मैंने देखा कि हजारों लोग, चाहे वो अमीर हों या गरीब, सब एक साथ हाथ जोड़े खड़े थे। उस पल में कोई जात नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, कोई अमीर गरीब का भेद नहीं था। सब सिर्फ भक्त थे। एक छोटा सा मिट्टी का दिया, दीपक, मेरी नाव के पास से बहता हुआ निकला। वो डगमगा रहा था, लेकिन बुझ नहीं रहा था। मुझे लगा वो दिया भारत है। हजारों सालों से दुनिया ने इसे बुझाने की कितनी कोशिशें की, कभी मुगलों ने, कभी अंग्रेजों ने, लेकिन यह देश अपनी आस्था के तेल से जलता रहा। तूफानों में भी इसकी लौ कभी नहीं बुझी और आज यह पहले से भी ज्यादा चमक रहा है। मैंने अपनी जेब से अपना मेमोरी कार्ड निकाला। इसमें वो सारी फुटेज थी जो मैंने पहले दिन रिकॉर्ड की थी। वो शक, वो पूर्वाग्रह, वो नफरत जो मैं लेकर आया था। मैंने उसे अपनी हथेली पर रखा। क्या कर रहे हो साहब? नाविक ने पूछा। मैंने नाविक की तरफ देखा और मुस्कुराया। मैं अपना कचरा साफ कर रहा हूं बाबा। और मैंने वो मेमोरी कार्ड गंगा में फेंक दिया। एक हल्का सा प्लप हुआ और मेरा अहंकार, मेरा पश्चिमी घमंड हमेशा के लिए गंगा की गहराई में समा गया। मुझे जो हल्कापन महसूस हुआ वो मैं बता नहीं सकता, जैसे मेरे कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मैं घाट पर वापस आया। रात हो चुकी थी। मैं सीढ़ियों पर बैठ गया। मेरे बगल में एक युवा नागा साधु बैठे थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी और हाथ में स्मार्टफोन था। जी हां, स्मार्टफोन। मैं चौंका। बाबा, आप फोन इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें अंगारों जैसी चमक रही थीं। क्यों? तकनीक और धर्म दुश्मन हैं क्या? हम वो देश हैं जिसने दुनिया को 0 दिया। हमने ही दुनिया को बताया कि धरती गोल है, गैलीलियो से हजारों साल पहले। विज्ञान हमारा दुश्मन नहीं, हमारी खोज का हिस्सा है। हम एक हाथ में वेद और दूसरे में विज्ञान लेकर चलते हैं। यही भारत है।
उनकी बात ने मेरे दिमाग के आखिरी ताले खोल दिए। मैं हमेशा सोचता था कि भारत को आधुनिक बनने के लिए पश्चिम जैसा बनना होगा। मैं कितना गलत था। भारत को किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। भारत अपने आप में पूर्ण है। यह वो देश है जो चंद्रयान को चांद के उस हिस्से पर उतारता है जहां कोई नहीं गया, और साथ ही गंगा की आरती में उसी चांद की पूजा भी करता है। यह वो संतुलन है जो दुनिया भूल चुकी है। मैं अपने होटल के कमरे में वापस आया। मैंने अपना लैपटॉप खोला। अब मेरे पास कोई पुरानी स्क्रिप्ट नहीं थी। मेरे पास सिर्फ एक नया सच था। मैंने लिखना शुरू किया। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर नहीं चल रही थीं, बल्कि मेरा दिल बोल रहा था। नमस्कार दुनिया, मेरा नाम डेविड है और मैं यहां एक झूठ साबित करने आया था। मैं आपको यह बताने आया था कि भारत एक गरीब, पिछड़ा और लाचार देश है। लेकिन मैं असफल रहा। मैं हार गया, और मेरी हार में ही दुनिया की जीत है। मैंने यहां जो देखा वो गरीबी नहीं थी। मैंने यहां वो संतोष देखा जो हमारे महलों में भी नहीं मिलता। मैंने यहां वो तकनीक देखी जो आम आदमी की जिंदगी बदल रही है। मैंने यहां वो संस्कार देखे जो एक अजनबी को भी भाई बना देते हैं। हम पश्चिम के लोग सोचते हैं कि हम दुनिया के सबसे विकसित लोग हैं क्योंकि हमारे पास ऊंची इमारतें हैं, तेज गाड़ियां हैं, लेकिन हम अंदर से खोखले हो चुके हैं। हम डिप्रेशन, तनाव में हैं। हम अकेले हैं। हमारे पास जीने के साधन हैं, लेकिन जीने का मकसद नहीं है। भारत के पास वो मकसद है। यह देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। यह एक जागता हुआ देवता है। यह विश्वगुरु था और अब यह फिर से अपनी जगह ले रहा है। यह दुनिया को सिखाएगा कि प्रकृति के साथ कैसे जीना है। यह सिखाएगा कि परिवार कैसे जोड़ा जाता है। यह सिखाएगा कि विज्ञान और ईश्वर एक साथ कैसे चल सकते हैं। अगली बार जब आप भारत के बारे में सोचें तो उसे दया की नजर से मत देखना, उसे सम्मान की नजर से देखना, क्योंकि जिसे आप स्पैरों का देश समझते थे वो आज दुनिया की फार्मेसी है। वो आज दुनिया का आईटी हब है, और सबसे बड़ी बात, वो आज दुनिया की आत्मा का रक्षक है। मुझे माफ कर दो भारत, तुम्हें गलत समझने के लिए, और शुक्रिया मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। मैं वापस जा रहा हूं, लेकिन मेरा दिल यहीं बनारस के किसी घाट पर गंगा की लहरों के बीच हमेशा के लिए रह गया है। जय हिंद, जय भारत। मैंने सेंड का बटन दबाया। मेरी डॉक्यूमेंट्री का नाम था अवेकनिंग, द राइज ऑफ भारत। न काली हो जाती है, सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, सुबह के राग की और पक्षियों की चहचहाहट की। स्क्रीन पर एक टेक्स्ट आता है। यह कहानी सिर्फ एक पत्रकार की नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जिसे भारत को समझने के लिए भारत को महसूस करना पड़ा। भारत बदल नहीं रहा है। भारत अपने असली रूप में वापस आ रहा है।